अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 32 करेंगे, जिसमें हमने आज सिर्फ एग्जांपल्स करनी है। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल है एवेलुएट I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल। ये सर्कल का मतलब है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि क्लोज रीजन है आपका, ठीक है। और साथ में आपको दो फंक्शंस दिए हैं P और Q, वेयर C इज़ बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल ज्वाइनिंग A B C एंड D, यानी 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स है, तो आपको एक ये जो रेक्टेंगल उन्होंने कहा है, मैंने वैसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है, तो आप रेक्टेंगल कर लीजिएगा, ठीक है। ये वैसे आपने करनी नहीं है पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बनाई गई है। तो आपने इन चारों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे 4 साइड्स बनती है ना इस रेक्टेंगल की, तो आपने 4 आई की वैल्यूज़ निकालनी है, एंड पे आप उनको ऐड कर देंगे। जैसे आपको अगर एग्जांपल याद हो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रायंगल की एग्जांपल की थी, जिसमें 3 साइड्स थी, तो हमने तीनों की साइड्स अलग अलग आई की वैल्यू निकाली थी, उनको फिर ऐड कर दिया था। इसी तरह से यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो आप I1 I2 I3 I4 निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं AB को, ठीक है। IAB हमने जब निकालना है, उसको हम I1 का नाम दे देते हैं। इसके लिए लाइन की इक्वेशन क्या होगी, C की क्या वैल्यू होगी, यानी ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, और जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो इसका मतलब है हम y के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। हमने यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखा, साथ ही इसका डेरिवेटिव ले लें dy, वो भी 0 हो जाएगा। तो अब p की वैल्यू यहाँ से xy है, इसके अंदर आप y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये तो पूरा फंक्शन 0 हो गया, और इधर dy की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। तो I1 जो है वो सारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब I2 की बात करते हैं। I2 BC के अलॉन्ग है, ठीक है। B से C तक हमने जाना है, तो उसको हम I2 या IBC लिख सकते हैं। और इसकी लाइन क्या होगी, देखें x की वैल्यू यहाँ पे दोनों में 3 आ रही है, और ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पे हम y की वैल्यू नहीं बल्कि x की वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये x एक्सिस के पैरेलल थी, तो हमने यहाँ पे y की फॉर्म में इक्वेशन लिखी। अब ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू, जो पॉइंट है यहाँ पे x का, दोनों में 3 है, तो हम x इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बना ली। इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें साथ ही, तो 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अब dx की वैल्यू 0 आ गई है ना, यहाँ dx जब 0 पुट करेंगे, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 + y² dy, वो हमने लिख लिया। और x की लिमिट्स क्या होंगी, अब y की लिमिट्स हमने पुट करनी है, क्योंकि x की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, हम इसके अंदर तो पुट नहीं कर सकते ना वैल्यू, यहाँ पे तो x है नहीं इस फंक्शन के अंदर, तो ये y की फॉर्म में है फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन भी आपने y की फॉर्म में करनी है। और y की फॉर्म में जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी y की ही पुट करनी है हमने। और y की लिमिट्स क्या है, y 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। 0 से 2 आपने लिमिट्स लगा दी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, 1 की y हो जाएगी, y² की y³ और साथ में लिमिट 0 से 2 तक आ गई। अपर लिमिट पुट करें, 2 + 2 का क्यूब ओवर 3, और 0 + 0 क्यूब ओवर 3, तो वो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके हमने I2 की वैल्यू निकाल ली। अब I3 हमारा, हम यूँ जा रहे हैं ना, A से B गए, B से C, अब C से D की तरफ जाना है, ये डायरेक्शन है हमारी, C से D जाना है हमने, उसको हम I3 का नाम दे देते हैं CD। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, देखें ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन y की फॉर्म में होगी, ठीक है। और y की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसका डेरिवेटिव ले लें, dy, वो 0 हो जाएगा। अब जो ऊपर आपको फंक्शन दिया हुआ था, इसके अंदर dy 0 पुट करेंगे, तो ये तो सारा 0 हो गया, सिर्फ बचेगा हमारे पास xy dx। xy dx हमने लिखा, और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2, तो ये 2x dx बन गया। अब 2 एज इट इज़ कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2। और लिमिट्स कौन सी आएंगी, लिमिट्स हम क्योंकि फंक्शन x की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी x की लगानी है। तो c और d को देखें कि x की लिमिट्स कहाँ से, 3 से शुरू हो रही हैं, और इस तरफ हम जा रहे हैं 1 तक, तो हमने 3 से 1 तक पुट की। अब इसको 2 और 2 को कट कर दें, x² की जगह पहले आप अपर लिमिट 1 लगाएं, माइनस लोअर लिमिट 3 लगाएं, तो आपके पास I3 की वैल्यू आ गई। अब I4 में हमने क्या करना है, D से A की तरफ आना है, ठीक है, D से A की तरफ। अब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन x की फॉर्म में बनेगी, और x की फॉर्म में क्या बनेगी, यहाँ भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव लें, dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हमने फंक्शन में जब ऊपर dx 0 पुट करना है यहाँ पे, तो ये तो सारा 0 हो गया ना, सिर्फ dy वाला फंक्शन आएगा, 1 + y² dy, वो हमने लिखा। और अब देखें यहाँ पे जो लिमिट्स लगानी है, वो हमने y की लगानी है, और y की लिमिट्स क्या हैं, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर 2 से हम आ रहे हैं
जीरो की तरफ, तो 2 0 ये आपने लिमिट्स लगा दी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करें, 1 की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर की y³/3, अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की 2, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब चारों जो आई आ गए हैं आपके पास, तो आपने टोटल करने के लिए सबको ऐड कर देना है। I1 की वैल्यू 0 प्लस I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू -8 थी और I4 की -14/3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 - 8 आपके पास -8 आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये हमने फॉर्मूला 1 + dy/dx होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपने कैलकुलस 1 में भी पढ़ा होगा। तो जैसे कि हमारे पास इंटीग्रल होता है I = f(t)ds और साथ में a से b तक आप पाथ लेते हैं और उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, p(dx + q(dy)। अगर हमारे पास इंटीग्रल f(x, y) की फॉर्म में आ जाए, यानी एक फंक्शन है f(x, y) और साथ में ds है, तो आप इस ds की जगह ये फॉर्मूला आर्क लेंथ का लिख सकते हैं, क्योंकि ds जो है वो डिस्टेंस है ना, तो आर्क लेंथ जो होती है वो भी डिस्टेंस ही होता है हमारे पास। तो ds की जगह आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ds का फॉर्मूला ds/dx = होता है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो इस ds की जगह इसका फॉर्मूला लिख दें, साथ में dx लगा दें, तो हम इंटीग्रल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने कुछ एग्जांपल्स करनी है। एवेल्यूएट I = 4x + 3xy ds वेयर c इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग O to A, c इज लाइन y = 2x। आपको इंटीग्रल एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको एक लाइन c की भी दी हुई है, साथ ही इसका डेरिवेटिव हम इधर ही निकाल लेते हैं, dy = 2 × x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो dy/dx ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं ना, ds/dx निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, और यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और आप ये इकट्ठा लिखना चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो अलग से निकाल लें। तो यहाँ पे हमने ds/dx का फॉर्मूला लिखा, dy/dx हमने 2 निकाला था, 2 का स्क्वायर + 1, तो ये √5 आ गया। अब आपने ये इंटीग्रल लिखा 4x + 3xy × ds, और ds की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है √5, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई √5, और ये ds की वैल्यू चाहिए ना, तो dx यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है, dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और ये इक्वल टू ये आ गया। अगर आप इसको वहाँ जाके √5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ds इक्वल आ जाएगा √5 dx, तो √5 dx हमने लिख दिया इस ds की जगह पे, ये इस ds की जगह पे, बाकी जो है वो वैसे ही। और लिमिट्स आपने अब कौन सी लगानी है, 0 से 1 तक, यानी हम x की फॉर्म में इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो y है ना, इसकी जगह आप x पुट कर दें, y की जो वैल्यू दी हुई थी 2x, वो आपने इस y की जगह पुट कर दिया, पूरा फंक्शन x की फॉर्म में है ना, और साथ में क्योंकि dx है तो हम इसको x की लिमिट्स के साथ सॉल्व करेंगे। x देखें 0 से स्टार्ट हो रहा था और 1 तक जा रहा है, तो 0 से 1 हमने इसकी लिमिट्स लगा दी, अंदर आप इसको इस तरह से लिख लें। अब √5 क्योंकि कांस्टेंट है उसको हम वैसे ही रहने देंगे या बाहर निकाल लें, और अंदर जो वैल्यू बची है उस पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। x² 2 x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, इस x² की इंटीग्रेशन x³ 3 हो जाएगी, बाहर हमने लिमिट्स लिख दी। कटिंग करने के बाद 2x² + 2x³ बचा, अपर लिमिट पुट करें, 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, नहीं भी लेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कॉमन लेने से ये है कि ज़रा शॉर्ट हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट 0 + 0, तो वो तो 0 ही आ जाएगी, 1 + 1 2 और 2 2s are 4 √5। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर x और y की फॉर्म में आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी अगर x = y(t) है एंड y = g(t) है, देन जब आप ds/dt करते हैं तो आप ये जो x वाला है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dt आएगा, तो dx/dt का स्क्वायर लेते हैं, प्लस लगा के यहाँ इसका डेरिवेटिव लें तो dy/dt आएगा, तो dy/dt का स्क्वायर लेते हैं, तो ये आपके पास ds/dt का फॉर्मूला आता है अगर x और y के अलग अलग आपको दो फंक्शंस दिए हुए हों। पिछली एग्जांपल में अलग अलग नहीं थे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो I जो है वो f(x, y) होता है, और अगर आप f(x, y) के साथ जो ds है, इस ds की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ना, ये होल स्क्वायर है यूँ। अच्छा जी, आप इसकी वैल्यू ds की पुट कर देते हैं, ये वाली जो आपने निकाली है, तो साथ में आप लिमिट्स अब x की या y की नहीं लगाएंगे, अब आप t की लिमिट्स यूज़ करेंगे जो यहाँ पे t वैल्यू दी हुई है, ठीक है।
ये फॉर्मूला आपने देखना है। अब एग्जांपल है, इवेल्युएट i इज इक्वल टू 4x बाई डी एक्स। इसका आप इंटीग्रल है वेयर c इज डिफाइंड एज कर्व x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस टी बिटवीन t0 एंड t पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखें तो आपको x और y के दो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। इसका मतलब है हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हम वो जो सिंपल फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स वो यूज़ नहीं कर सकते। वो कब यूज़ करते हैं, जब आपको सिर्फ y की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी, जैसे पीछे y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे तो दो अलग अलग दी हुई है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टी की लिमिट्स तो उन्होंने खुद ही दे दी हैं, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले लिख लेते हैं अपने पास x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी टी, वो कॉस टी आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव। इसका लेंगे डी वाई बाई डी टी, तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। अब आप डी एस बाई डी टी की वैल्यू पहले ही निकाल लें। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिखा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि कॉस टी आया और ये साइन टी आया, दोनों का स्क्वायर लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। 1 का अंडर रूट लेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब आपने फॉर्मूला लिखा जो अभी हमने पीछे देखा था, पहले फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब उसकी वैल्यूज पुट कर दें। t1 t2 की लिमिट 0 से आपको दी हुई थी पाई बाय 4, वो आपने पुट कर दी। f ऑफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है 4xy, वो पुट किया। और ये अंडर रूट वाली जो है इसकी वैल्यू हमने निकाली, ऊपर 1 आई, तो इस सारे की जगह आपने 1 लिख दिया, एंड पे dt एज इट इज 4xy। अब x और y की फॉर्म में तो हमने इसको इंटीग्रेट नहीं करना ना, हम तो इसको t के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x और y की वैल्यूज पुट कर दें t वाली। तो x की वैल्यू हमारे पास थी sin t और y की वैल्यू थी cos t। तो हमने पूरा फंक्शन t की फॉर्म में बना लिया, क्योंकि लिमिट्स भी हमारी t की हैं और साथ में dt है। तो x y की जगह हमने वैल्यूज पुट कर ली उनकी। अब यहाँ से 4 है, 4 में से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 अंदर ही रहने दें। 2 साइन टी कॉस टी किसके इक्वल होता है, साइन 2t। साइन का जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के। तो ये हमने डबल एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर लिया। अब हम साइन का डेरिवेटिव लेते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, और साथ में टी के अलावा कोई जैसे 2t है तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा। बाहर हमने लिमिट 0 से पाई बाय 4 तक लगा दी। अब ये माइनस आप बाहर निकाल लें, 2 और 2 कैंसिल कर दें, तो cos 2t पे आपने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें, तो cos पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ से कटिंग हो जाती है तो पाई बाय 2 बचता है, माइनस cos 2 इंटू 0। cos 90 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ लीनियर इंटीग्रल। लीनियर इंटीग्रल जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे जो i आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको 3 पार्ट्स में आपने सॉल्व करना है। पॉइंट्स दिए हुए हैं o से a तक, और पहले पार्ट में कहा गया है कि c की वैल्यू ये है, यानी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और b पार्ट के अंदर आपने c की वैल्यू y इज इक्वल टू 2x लेनी है, और c पार्ट के अंदर आपको 2 देनी है c की, एक x इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 4। ये आपको साथ में उसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो बारी बारी हम इनको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हम अपने पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए के अंदर हमने पहले तो फंक्शन लिखा अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। पार्ट ए के अंदर हमें लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने वो लाइन भी लिख ली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साथ ही डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx आ जाएगा। अब यहाँ से जो एक्स वाई है, क्योंकि हम या तो x की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं या y की फॉर्म में, तो y की क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो जितनी दफ़ा y आ रहा है वहाँ पे आप इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ताकि सारा जो है ना वो x की फॉर्म में हो जाए, और लिमिट्स भी फिर हम x की ही अप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वो 4 हो जाएगा, 4 + 2 पावर 6 हो गई। dx प्लस 2x क्यूब एज इट इज़, इस y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दें, और dy की वैल्यू हमने 2x dx निकाली है, वो भी यहाँ पे पुट कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब सबको, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। तो 4x पावर 6, 3 + 4 ये 7x पावर 6 हो गया, और लिमिट साथ में हमने x की लगानी है। तो o से a तक x की लिमिट्स देखें, 0 से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, 2 तक जा रही हैं। तो 0 से 2 हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है जी। x पावर 7/7 इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये वाला 7 हमने बाहर लिख लिया, दोनों कट हो जाएंगे, तो x पावर 7 बचा। इसमें अपर लिमिट 2 पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 पुट करें, 2 पावर 7 लेंगे तो 128। ये हमने पार्ट ए की वैल्यू निकाल ली इसके अलाउंग। अब पार्ट बी के अंदर उन्होंने हमसे कहा है y इज इक्वल टू 2x है, तो हमने दोबारा से लाइन लिखनी है y इज इक्वल टू 2x। इसका डेरिवेटिव ले लें तो 2 × 1 और साथ में dx आ जाएगा। अब जब आपने वो फॉर्मूला लिखा, ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो आपको
y की वैल्यू जो दी हुई है 2x, वो आप इसकी जगह भी पुट कर देंगे और इस y की जगह भी पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई की भी वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ पे निकाली थी, ताकि हमारा सारा जो फंक्शन है वो सिर्फ x की फॉर्म में आ जाए। और x की लिमिट्स वही 0 से 2 होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्ट बी के अंदर भी कोई अलग से तो नहीं दिया हुआ ना आपको, इन दोनों के अंदर हमें कोई अलग से पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो यही पॉइंट्स हम यूज़ करें। सी के अंदर हम वो नहीं यूज़ करेंगे, ये वाले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों के अंदर हमने एक्स की लिमिट 0 से 2 तक ही पुट करनी है। तो यहाँ से 0 से 2 आ गया, अंदर 12 + 8 ये आ जाएगा 20x4, 20 आप कॉमन ले लें, x4 की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x5/5 और साथ में लिमिट 0 से 2 तक। अब 5 4 ज़ार 20, कटिंग करने के बाद अंदर x5 पे आपने पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, और 4 × 2 × 5 32 होता है, 32 4 ज़ार 128। अब सी पार्ट के अंदर हमने 2 इंटीग्रल निकालने हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। सी पार्ट के अंदर आप पहले लाइन ये यूज़ करेंगे और पॉइंट्स ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम पहले x = 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x = 0 है और पॉइंट्स ये वाले हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें तो dx = 0 आएगा। और जो फंक्शन था आपके पास उसके अंदर अगर आप देखें, ये वाला जो फंक्शन है, हमें क्योंकि x 0 दिया हुआ है और dx भी 0 दिया हुआ है, तो dx 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो सारा हो गया 0, इधर x 0 पुट करेंगे तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। यानी इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इंटीग्रल का आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। तो वो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया कि I3 जो था उसका a पार्ट हमने निकाला वो 0। अब I3 का b पार्ट निकालना है। बी पार्ट के लिए आपको लाइन y = 4 दिया और पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब y का डेरिवेटिव ले लें तो वो dy/dx अगर आप करेंगे, ये dy लें डेरिवेटिव तो वो 0 आ जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। तो dy वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। अब इसके अंदर ये देखें, यहाँ dy पुट करेंगे तो ये तो सारा हो जाएगा 0। अब सिर्फ ये dx वाली बचेगी, 3x² y² dx। तो हमने लिख लिया 3x² y² की जगह y की वैल्यू पुट कर दी जो कि 4 थी, ताकि पूरा फंक्शन x की फॉर्म में हो जाए। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 16 3 ज़ार 48 x², और लिमिट्स हमने यहाँ पे लगा दी x की, जो यहाँ पे देखें दी है 0 से 2 तक, वो हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब x² की इंटीग्रेशन x³ 3, ठीक है। 348 के साथ कटिंग करके इसमें x³ में अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 32 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करेंगे।